तो आप जब आईटीसी में थे तो 1.5 बिलियन डॉलर का टोटल आप मैनेज कर रहे थे, राइट? देखिए, सिगरेट कंपनी कैश रिच होता है। उस टाइम में हमारा पर डे करीब लगभग 40 करोड़ नेट कैश आता था पर डे। आज के पॉडकास्ट में सुदीप बंद्योपाध्याय हैं, जिन्होंने अपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को 25 से 30% सीएजीआर से कंपाउंड किया है, सिर्फ हाई कन्विक्शन आइडियाज पर फोकस करके। उनकी लास्ट ड्रॉन कॉर्पोरेट सैलरी थी लगभग 4 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष, और उनका 4 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट एक अर्ली स्टेज स्टार्टअप में 40 करोड़ रुपए बन गया। अगर आप म्यूचुअल फंड में जो लोग आपके पास आते भी हैं, पूछिएगा, दे ऑल यूज्ड टू कम एंड सिट विद मी बिकॉज़ वी वर द बिगेस्ट इन्वेस्टर। What is the most interesting anecdote or experience you've had with Mr. Anil Ambani? You have to think big, very very big. We used to go with a proposal saying कि हम रिलायंस मनी का 100 ब्रांचेस करेंगे। पहले मैं सोचा कि मैं ज्यादा ही बोल गया। He said, why not 1000? What has been your best and worst stock investment so far? एक शेयर हमने लिया था Elantas Bake. This is a German company. They have an Indian subsidiary. I think I started buying when it was in hundreds. We made 20x kind of returns. आपने कितने म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट किया हुआ है in total? I have got 1 to 3. That's all. I don't invest in too many. And which are these three mutual fund schemes? ICICI Multi-Asset Allocation Fund. I have also invested in 2 balanced funds, which is ICICI and HDFC. You are saying Reliance will be a multi-bagger Correct. from these levels? From these levels. और बाकी कौन से दो है high conviction bets? So I am very, very positive on वीडियो देखने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे। मैं YouTube एनालिटिक्स देख रहा था एंड वहाँ पर देखा कि 82.6% ऑफ माय ऑडियंस हु इज वाचिंग दिस कंटेंट हैज नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर मैंने आपको थोड़ी सी वैल्यू प्रोवाइड की होगी एंड आपको अगर कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट वी कैन ब्रिंग यू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ गेस्ट एंड गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड एंजॉय दिस एंटायर एपिसोड ऑफ कॉन्वर्सेशन विद कुशल। तो क्या प्रोफाइल क्या था आपका आईटीसी में जब आपने ज्वाइन किया? ITC when I joined as first I was industrial trainee there. Then after qualifying as a chartered accountant, I went and joined Levers. When I joined back ITC, I was assistant manager. That's how you join. So I joined as assistant आपको manager. याद है तभी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के क्या स्टाइपेंड्स होते थे एंड आपने जब किया तब क्या सैलरीज होती थी? No, मैं पहले बता रहा हूँ, CA आर्टिकलशिप में पहले ईयर में स्टाइपेंड था 120 रुपया, और 120 रुपया अगर आप इंटरमीडिएट क्वालिफाई कर लोगे तो वो 225 होता था। तो फॉर्चुनेटली मेरा तो हो गया और मेरा 225 हो गया। सो माय सैलरी इंक्रीज, आई वाज सो एक्साइटेड। बट उसके बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आई थिंक कुछ ज्यादा था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, 1200-1300 रुपया कुछ था, बट बहुत खुश था। उस जमाने में कुशल, मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदुस्तान लीवर मैंने ज्वाइन किया। हिंदुस्तान लीवर दिस टाइम टॉकिंग अबाउट 1988 यूज्ड टू बी the company in India to join, and recruitment used to happen only in campus. Fortunately they came for CA students also, and because I had a rank, तो वो इंटरव्यू में मेरे को चांस मिला और I got selected. Salary was 2400 रुपया। तो आप सोच सकते हो, तो हिंदुस्तान लीवर ज्वाइनिंग सैलरी was 2400। तो टाइम वो था, लिबरलाइजेशन तो 91 के बाद हुआ, सैलरीज वगैरह जो भी बढ़ने हैं वो बढ़े उसके बाद ही। एंड फिर आपने वापस आईटीसी ज्वाइन किया? जी, वापस आईटीसी ज्वाइन किया। अट्रैक्शन कोलकाता, अट्रैक्शन पेरेंट्स वेयर देयर, और कंपनी को मैं जानता था, लोगों को जानता था, एंड दे केप्ट कॉलिंग। तो आई जॉइंड आईटीसी, स्पेंट 16 साल, 16 प्लस ऑलमोस्ट 17 इयर्स। आजकल तो कोई सोच भी नहीं सकता है ना, 16 साल बहुत ज्यादा होता है। तो एंड आई यूज्ड टू हेड ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट्स, एंड देन ट्रेजरी गॉट एडेड टू इट। बहुत कुछ किया उस जमाने में। बहुत सारे शेयर्स और बहुत सारे एक्विजिशंस आईटीसी के बिहाफ पे किया। आपको शायद याद नहीं होगा, आईटीसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ईस्ट ईआईएच में हुआ करता था, और बहुत पैसा बनाया आईटीसी ने उसमें। तो वो एक्विजिशन पूरा मैंने किया था। उस जमाने में सेबी का पब्लिक ऑफर 15% के बाद आता था, तो वी वेंट अप टू 14.95 और समथिंग, एंड वी स्टेड देयर। And of course, we at one point of time, ITC toyed with the idea of doing something, open offer or something for EIH, but फिर we dropped that. EIH क्या है? East India Hotels, Oberoi, basically Oberoi Hotels. तो Oberoi, Trident सारे, तो फिर वो ड्रॉप किया, और ITC ने बहुत पैसा बनाया वो बेच के, बिकॉज जब हम लोग शेयर खरीद रहे थे तब 120-25 रुपया ऑन एन एवरेज, मेरे को याद है अभी भी 120-25 रुपया कुछ मेरा एवरेज कॉस्ट था, और बेचा तो बहुत बाद में, और बहुत बहुत पैसा बना। एक और स्टॉक का मैं नाम बताऊंगा आपको, VST।
वो भी ऐसे ही हुआ और वहाँ पे तो बहुत मज़ेदार बात हुआ। वहाँ पे हम लोग पहले खरीद नहीं रहे थे वीएसटी वीएसटी वी लेफ्ट वी न्यू द कंपनी क्योंकि वो भी टोबैको में है, वो भी सिगरेट में है, तो आईटीसी भी सिगरेट में है, तो हम लोग हमेशा ट्रैक करते थे कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है, मार्केट में क्या हो रहा है। तो अचानक उसमें हमारे मार्केट के राधा किशन दमानी जी ने ऑफर दिया, पब्लिक ऑफर दिया। पब्लिक ऑफर जैसे ही आया तो आईटीसी हैड टू रिएक्ट क्योंकि ये सिगरेट इंडस्ट्री में है और कोई बाहर का घुस रहा है, पता नहीं क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या करेगा, क्या होगा, तो वी गिव ए काउंटर ऑफर। तो कैसे होता है? इसका मतलब क्या? उन्होंने पब्लिक ऑफर दिया, आपने काउंटर ऑफर दिया, इसका मतलब क्या होता है? सी सेबी जो टेक ओवर रेगुलेशन है, वो कहता है कि अगर आप उस ज़माने में अभी 25 हो गया, उस ज़माने में 15% था। 15% के ऊपर अगर आप किसी कंपनी में शेयर खरीदते हो, तो आपको पब्लिक ऑफर देना पड़ेगा। मतलब शेयर होल्डर्स उस कंपनी के शेयर होल्डर को ऑफर देना पड़ेगा कि वो उनके शेयर भी उसी प्राइस में जो बायर उसको दे सके। पब्लिक ऑफर बोलते हैं इसको। तो पब्लिक ऑफर राधाकिशन दमानी जी ने दिया और जैसे ही उन्होंने दिया तो माय बॉस उस जमाने में मिस्टर देवेश्वर थे आईटीसी के चेयरमैन, तो उन्होंने बोला कि इमीडिएटली आपको कुछ करना है और कुछ करना है का मतलब क्या, ओपन ऑफर को रोकना है तो आपको काउंटर ऑफर देना है। तो दैट वेंट ऑन एंड मेरे को अभी एग्जैक्ट प्राइस वगैरह याद नहीं है, पर उन्होंने ऑफर दिया, फिर हमने एक काउंटर ऑफर दिया। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मानो उन्होंने 100 रुपए में ऑफर दिया, तो हमने 105 में काउंटर ऑफर दिया, क्योंकि आपका ऑफर थोड़ा बेटर होना चाहिए ना, तभी तो लोग आपको शेयर देंगे। फिर उन्होंने 110 किया, हमने 115 किया, ऐसा चलता रहा और फाइनली, और उसमें सेबी का जो रेगुलेशन है उसमें एक डेट भी होता है कि इस डेट तक आप ये कर सकते हो, देन फाइनल whatever you give on a particular date after a particular period that becomes final, you can't change your offer. तो I still remember that night कि हम लोगों को इतना टेंशन है कहां तक दमानी जी ऑफर करेंगे, तो हम लोगों ने 127 तक ऑफर किया। आई स्टिल रिमेंबर द फिगर। और अगला दिन सुबह वी सॉ कि दमानी जी ने 151 रुपए ऑफर किया, 151। तो हम लोगों का तो हालत खराब हो गया कि अभी तो हमारा, और माय बॉस कॉल्ड मी, सुदीप अभी क्या होगा? ऐसे सर कुछ नहीं होगा, अब देखिए ना, लिक्विडिटी इतना नहीं था स्क्रिप्ट में, और हमने मार्केट से भी लेना चालू किया क्योंकि जब आप पब्लिक ऑफर दिए हैं तब आप मार्केट से भी ले सकते हो, क्योंकि सेबी का रूल है कि आपको अगर आप 15% के ऊपर जा रहे हो तो आपको पब्लिक को ऑफर देना पड़ेगा। वो ऑफर तो हम दे चुके हैं, तो मार्केट से भी ले रहे थे। तो मजे की बात है कि उनका टोटल एक्विजिशन करीब 20-21% के आसपास हुआ, हमारा भी 24-25% के आसपास हुआ, दोनों वहीं पे रुक गए। तो इट वाज ए स्टेलमेट लाइक ए सिचुएशन। मतलब आपका 24-25% कैसे हुआ? तो हमने मार्केट से लेना चालू किया और पब्लिक से भी आया। तो पता नहीं, अब देखोगे जब भी ऑफर होता है, कुछ लोग शेयर देते हैं और कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि हम आईटीसी को ही शेयर देंगे, दमानी जी को नहीं देंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो दमानी जी को शेयर देंगे, हमको नहीं देंगे। तो ऐसा करके हमारा 24% हुआ, उनका भी 20-21% हुआ और एक स्टेलमेट हो गया, जो कि हमको सूट करता था कि हम लोगों को तो कंपनी लेना नहीं था, हम लोगों को इनको रोकना था, तो वो पर्पस अचीव्ड हो गया था। तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज। और एक किस्सा आपको बताता हूं मैं। आईटीसी का एक ब्रांड हुआ करता था, एडिबल ऑयल में आईटीसी उस जमाने में था। एक कंपनी था आईटीसी एग्रोटेक बोल के। अब आईटीसी एग्रोटेक का ब्रांड था सनड्रॉप। ये सनड्रॉप एक उस टाइम पे शायद नंबर 1 ब्रांड था इंडिया का इन टर्म्स ऑफ, इफ यू आस्क योर मदर शी विल टेल यू, सनड्रॉप सबको मालूम है। उस जमाने में सनड्रॉप वाज अ बिग बिग हिट। तो एक टाइम पे आईटीसी टुक ए कॉल कि इसमें मजा नहीं आ रहा है, वी आर नॉट गेटिंग स्केल, सो लेट अस एग्जिट दिस बिजनेस। बहुत डिस्कशन हुआ, बहुत मतलब बायर्स आए, फाइनली वी सोल्ड द कंपनी brand everything to Conagra. It's a multinational company, global company. Conagra bought. Conagra incidentally still owns majority in ITC Agrotech. उन्होंने एक चीज बोला कि ये जो फैक्ट्री है, हमारा फैक्ट्री आंध्रा में, इंटीरियर्स में, आंध्र प्रदेश, उस जमाने में आंध्र प्रदेश था, इंटीरियर मंत्रालयम बोल के एक जगह है, वहां पे स्टेट ऑफ द आर्ट फैक्ट्री। आईटीसी का फैक्ट्री स्टेट ऑफ द आर्ट नॉर्मली हुआ करता था, बट उन्होंने फैक्ट्री नहीं लिया। बोला कि फैक्ट्री हम नहीं लेंगे, बाकी कंपनी आप ले रहे हैं, फैक्ट्री आप रखो, फैक्ट्री हम नहीं लेंगे। ये डील शायद हुआ 2000 नहीं 96, 97, 98 अराउंड दैट टाइम ये ट्रांजैक्शन हुआ, और तब से लेके ये फैक्ट्री
हम लोगों के गले में फंस गया। मतलब आपने ब्रांड बेच दिया, बिजनेस बेच दिया, फैक्ट्री पड़ा है। अच्छा, फैक्ट्री आप क्या करोगे? फैक्ट्री तो ऐसे आप छोड़ नहीं सकते हो, फिर तो मतलब इट विल बिकम ए खंडहर। इंस्टेड ऑफ दैट वी स्टार्टेड जस्ट मेंटेनिंग द फैक्ट्री, और उसके लिए उस जमाने में 8-10 करोड़ का साल का खर्चा आ रहा था सिर्फ। तो आई स्टिल रिमेंबर 2004 की बात है, हमारे बॉस ने बुला हमको, फाइनेंस डायरेक्टर, उन्होंने बोला कि इसका कुछ करो, समथिंग नीड्स टू बी डन। ये हर साल 10 करोड़ का मतलब हिट अननेसेसरीली ऑन एन एसेट व्हिच वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग, दिस इज डिजास्टर्स। तो मैं तब ढूंढने लगा कि ये कौन खरीद सकता है। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे कौन मिले? मुझे मिले गौतम अदानी साहब। उन्होंने तब अपना विल्मर के साथ टाई अप करके अडानी विल्मर लॉन्च किया था। ये आई एम टॉकिंग अबाउट 2003-4 की बात। और वो कलकत्ता में एक शादी में आए थे। वो आईटीसी का होटल बना हुआ था तब, आईटीसी होटल जो कलकत्ता में है, वहाँ पे शादी पे आए थे। हम उनको वहाँ पे मिले, उस शादी पे। वो वहाँ पे डिस्कशन चालू हुआ। तो मैंने उनको बोला कि देखो, आप हमारे पास प्लांट पड़ा है, आपको तो एक्सपैंड करना है। फॉर्च्यून उनका ब्रांड था, अभी भी है फॉर्च्यून ब्रांड। इसको एक्सपैंड अगर करना है तो आपको तो ऑल ओवर इंडिया फैसिलिटीज चाहिए। तो हमारा एक फैसिलिटी पड़ा है स्टेट ऑफ द आर्ट, और हम उसको मेंटेन भी कर रहे हैं। ही सेड, सुदीप देखो, ऐसा है कि आई कांट टेक ए कॉल, क्योंकि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस। विल्मर के लोगों को देखना पड़ेगा, बिकॉज दे अंडरस्टैंड दिस बिजनेस। वो सिंगापुर में है। तो मैं प्रणव को बोलता हूँ, उनके भतीजा, प्रणव विल कोऑर्डिनेट विथ यू एंड ही विल कम, he will get the guys from Singapore and visit your factory and check. चलो ठीक है, कुछ तो प्रोग्रेस हुआ। उनके बाद एक्चुअली, एंड आई मस्ट से दैट इवन दोज डेज ही वाज अ मैन ऑफ वर्ड। तो उसके बाद तुरंत प्रणव ऑर्गेनाइज्ड द विल्मर पीपल, दे केम टू हैदराबाद फ्रॉम सिंगापुर, एंड हैदराबाद एयरपोर्ट से 7 घंटा 8 घंटा मतलब आपको गाड़ी में जाना पड़ेगा, बहुत दूर है। इसीलिए तो आईटीसी, इसीलिए कोनाग्रा ने नहीं लिया था। बिकॉज नॉर्मली क्या है, हमारे देश में एडिबल ऑयल का ना इंपोर्ट होता है, फिर रिफाइन होता है, ज्यादातर इंपोर्ट होता है। तो पोर्ट के आसपास फैसिलिटी बहुत जरूरी होता है। इंटीरियर्स में फैसिलिटी उतना मतलब, देयर वर सम रीजंस व्हाई वी डिड इट, बट जो भी है। तो विल्मर टीम केम, विल्मर विजिटेड, एंड विल्मर वाज फ्लोर्ड बिकॉज आईटीसी इज अ ग्लोबल स्टैंडर्ड का फैक्ट्री। ऐसा फैक्ट्री इंडिया में था ही नहीं। लोकेशन का डिसएडवांटेज था, बट ऐसा फैक्ट्री था नहीं। हमारा गेस्ट हाउस भी क्या बेहतरीन था, आईटीसी के स्टाइल में बनाया हुआ है ना। सो दे लव्ड इट। एंड देन ऑफ कोर्स आई अगेन वेंट टू अहमदाबाद। गौतम भाई से मीटिंग हुआ, फाइनल हुआ, एंड वी क्लोज द डील। दैट्स वेयर दिस वाज प्रोबेबली देयर फर्स्ट बिग एक्विजिशन उन दोज डेज, उन जमाने में। So Mantralayam factory, which became the lead factory for their Fortune brand of edible oils, अभी भी चल रहा है। तो आप जब आईटीसी में थे तो मैं पढ़ रहा था कि आप बेसिकली वहाँ पे, जैसे आपने बताया, ट्रेजरी वगैरह वो मैनेज कर रहे थे। तो मैंने लास्ट टाइम जब पढ़ा था तो $1.5 बिलियन का टोटल आप जी मैनेज कर रहे थे, जी राइट? जी 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 वाओ, दिस इज अ बिग सब्सटेंशियल सम। तो जी जी। इसमें आप जब $1.5 बिलियन मैनेज कर रहे थे तो काम एग्जैक्टली क्या होता था कि कंपनीज में इन्वेस्ट करना है या तो ये पैसे को मतलब मैनेज करना है, वाज दैट द वर्क? जी, देखिए, सिगरेट कंपनी दुनिया भर में, इंडिया में भी बहुत कैश रिच होता है, कैश फ्लो बहुत जबरदस्त होता है। मैं मेरे टाइम का बता रहा हूँ, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, लेट्स से व्हेन आई लेफ्ट इन 2004-5। उस टाइम में हमारा पर डे करीब लगभग 40 करोड़ नेट कैश आता था, पर डे पर डे। 40 करोड़ हाँ, पर डे? सिगरेट बेच रहे हो ना आप, और सिगरेट फैक्ट्री तो मतलब आप सारा ब्रह्मांड में भी सिगरेट फैक्ट्री लगा दो, आपको इतना कैश फ्लो की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए तो डाइवर्सिफाई करते हैं ना सिगरेट कंपनीज, होटल्स, ये वो करते रहते हैं। दुनिया भर में आप देखो, ग्लोबली ऑल्सो करते रहते हैं। तो पर डे अगर आपके पास 40 करोड़ आ रहा है, तो आपको तो मैनेज करना है पैसा, तो रिटर्न प्रोवाइड करना है। तो हमारा एक बहुत बड़ा बुक था जो कि म्यूचुअल फंड में था। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में कोई भी पुराने जमाने के जो 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 लोग आपके पास आते भी हैं, पूछिएगा, दे ऑल यूज्ड टू कम एंड सिट विथ मी, बिकॉज वी वर द बिगेस्ट इन्वेस्टर। रिलायंस उतना इन्वेस्ट नहीं करता था। अच्छा। आईटीसी वाज द बिगेस्ट इन्वेस्टर इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स दोज डेज। सो आप किसी भी आज के दिन में जो सीईओ है म्यूचुअल फंड्स के, उनसे आप बात करो, दे वर विजिटिंग अस एंड सिटिंग विथ मी फॉर एलोकेशन, कि
आप मेरे फंड में डालो, मेरे फंड में डालो। वो ज़माना ही ऐसा था। उतने ज़्यादा इन्वेस्टर्स नहीं थे। तो देयर वन पोर्ट ऑफ कॉल यूज्ड टू बी आईटीसी ट्रेजरी एंड इन्वेस्टमेंट्स। वी यूज्ड टू हैव इन्वेस्टमेंट कंपनीज़, उनके पास भी पैसा था। तो आईटीसी ट्रेजरी एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी का पैसा। So that was one very large portfolio which we used to maintain in mutual fund units. Now the objective obviously था कि सेफ होना चाहिए, अच्छा रिटर्न भी मिलना चाहिए, पर पैसा रिस्क आप नहीं कर सकते हो। वो पैसा आप ऐसा किसी चीज में नहीं लगाओगे जहां पे कैपिटल इरोशन की संभावना है। तो वो म्यूचुअल फंड में रहता था। तरह तरह के म्यूचुअल फंड हम लोग चूज करते थे, बट डेफिनेटली नॉट इक्विटी म्यूचुअल फंड। एक एक हिस्सा हम लोगों के पास हुआ करता था जो कि हम इक्विटी में लगाते थे। वो भी बहुत बड़ा था। जैसे मैं बोल रहा था, ईस्ट इंडिया होटल, वीएसटी और भी बहुत सारे शेयर्स हम लोग लेते थे। पर एक मिस्टर देवेश्वर हैड टोल्ड मी कि आप ऐसे चीज में लगाओ जो कि हमारे बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है, कि कल को हमें कुछ जरूरत हो तो हम वी कैन बैंक ऑन दैट। सो वी यूज्ड टू फोकस ऑन एफएमसीजी, होटल्स, इस तरह के शेयर्स में हम लोग निवेश करते थे। वी नेवर यूज्ड टू इन्वेस्ट इन लेट्स से स्टील, वी नेवर यूज्ड टू इन्वेस्ट इन पावर, ऐसे शेयर्स में नहीं इन्वेस्ट करते थे। सो आवर फोकस वाज आईटीसीज बिजनेस रिलेटेड कंपनीज, उनमें इन्वेस्ट करो। So that's what we used to do. That used to be a big portfolio, and we used to make a lot of money there also. And the third part of the treasury used to be foreign currency, because ITC उस जमाने में तो definitely था, आज भी है शायद, नंबर वन एक्सपोर्टर ऑफ मल्टीपल कमोडिटीज। शायद लोग इतना नहीं जानते हैं। आज भी मानो आप सोयाबीन में शायद आज भी आईटीसी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इंडिया से। व्हीट में भी शायद टॉप 3-4 में है। बहुत सारे और कमोडिटी डिपेंडिंग ऑन द सीजन। टोबैको ऑफ कोर्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। तो व्हेन यू आर एक्सपोर्टिंग यू नीड टू मैनेज योर करेंसी रिस्क। तो एक करेंसी का भी हम लोगों का पोर्टफोलियो हुआ करता था। वी यूज्ड टू मैनेज दैट करेंसी एज वेल। तो ये मतलब ट्रेजरी, मतलब प्रॉपर ट्रेजरी विद ऑल काइंड ऑफ एक्सपोजर वी यूज्ड टू मैनेज। तो आपने देन आईटीसी छोड़ा एंड देन यू जॉइंड रिलायंस मनी, राइट? जी। तो रिलायंस मनी, रिलायंस मनी नहीं, रिलायंस मनी तो हमने बनाया जब मैं रिलायंस सिक्योरिटीज था क्या? नहीं, कुछ नहीं था, मैं आपको बता रहा हूँ। तो उस टाइम में रिलायंस ग्रुप हैड डिसाइडेड टू गेट इनटू फाइनेंशियल सर्विसेज इन अ बिग वे, एंड तभी भी ये डिवीजन नहीं हुआ था। दैट्स व्हेन मुझे रिक्रूट किया गया टू, they wanted to get into financial services in a big way, and that's how I got recruited. Then of course the fight started between the brothers, and next 3-4-6 mahina was very turbulent. I used to sit in Reliance Energy office in जो आजकल येस बैंक हो गया है एयरपोर्ट के पास, and then of course things settled down, and then Mr. Anil Ambani got the financial services business, if you recollect. Then we started setting up the companies. हमारे पास कुछ नहीं था, no Reliance Money, no Reliance Securities, there was nothing. We used to only have mutual fund which was separate, completely separate. That was the only business we had. So we set up Reliance Securities. वो उस जमाने में, आज के दिन में तो लोगों को मालूम भी नहीं होगा, getting a card, BSE card was a big thing, and we bid in an auction for buying a card. NSE of course was an application process and all that. That's how we made Reliance Securities. Reliance Money came later. कितने का मिलता था तभी कार्ड बीएससी का? बिड करके हम लोगों को अच्छा मिल गया था। आई डोंट रिमेंबर ऑनेस्टली द फिगर, बट मेरे ख्याल से 5-7 करोड़ में मिल गया था उस टाइम में, which was not a bad deal in those days. रिलायंस इंश्योरेंस नहीं था, तो हमने एएमपी सनमार, आई स्टिल रिमेंबर दैट स्टोरी। तो हम लोग फाइनेंशियल सर्विसेज बनाएंगे ना, तो बैठे हैं। अच्छा, उस टाइम में चर्चगेट स्टेशन के पास एक बिल्डिंग था, अभी भी है, नागिन महल बोल के। वो पुराना बिल्डिंग टूटा-फूटा सा, उसका टॉप फ्लोर यूज्ड टू बी बीएसईएस। बीएसईएस यूज्ड टू बी रिलायंस एनर्जी ना, जो रिलायंस पावर बना, जो Bombay Suburban Electric Supply. That is a company which Reliance had acquired, and that was under Anil Ambani's control. So that office was lying empty. So they said, you start sitting there, and from wahi se aap financial services banao. So we used to sit in that tuta-futa building next to a couple of buildings from Churchgate Station. And we were doing all these acquisitions in the card, खरीद रहे, ये कर रहे, but इंश्योरेंस में भी जाना है। अब इंश्योरेंस में जाने के लिए 2 तरीका है। एक तरीका है कि आप IRDA में अप्लाई करो। There are 3 stages of application and all that, which is little bit time consuming.
दूसरा ऑफ कोर्स एक्विजिशन। उस जमाने में उतना एक्विजिशन वगैरह नहीं होता था, आजकल तो बहुत सारे एक्विजिशन हुए हैं उसके बाद। ये आई एम टॉकिंग अबाउट 2005। एंड अचानक हमने देखा कहीं पेपर में छोटा सा आया कि AMP Sanmar, AMP of Australia wants to exit their in life insurance business in India. They had a tie-up with Sanmar of Tamil Nadu. And I wrote a note to my boss saying, this is the opportunity, why don't we look at that opportunity? उसका मतलब कुछ जवाब नहीं आया। एक बार मैंने Mr. Anil Ambani only, right? नहीं, अमिताभ झुंझुनवाला, मतलब अमिताभ झुंझुनवाला यूज्ड टू लुक आफ्टर दिस अंडर अनिल अंबानी। जवाब नहीं आया। फिर वापस मैंने बोला, एक बार कभी मिला, नहीं 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 वो जो कर रहे हो करो। Again I pushed. I think then he got fed up. He said, ठीक है करो, जो करना है करो जाके। When we went, we realized for diligence there were 7 other insurance companies जो established, ICICI, Birla, all you name, all of them were there for diligence. And I was there, my one colleague of mine, one assistant of mine, and that's it. 3 of us went for a diligence, but it was very, very interesting. We were able to convince the bosses कि हमको जाना चाहिए, and then we were shortlisted. And once shortlisting के बाद, the final round of negotiations, the AMP team, Australians, they came to Bombay. And we were supposed to close the transaction with them, which is when that major Bombay rain, that cloud burst happened. You would probably recollect that 26 July or something happened. So everything, no flights can move out of Bombay. Bombay completely closed. So 3-4 दिन उसमें निकल गया. And so much of stress and tension कि deal होगा या नहीं होगा. Finally, deal हुआ. That is a company which became Reliance Life Insurance. Okay. जिसमें अभी Nippon has taken majority shareholding. That's it used to be one of the largest FDI in financial services till recently. What is the most interesting anecdote or experience or interaction you've had with Mr. Anil Ambani, and क्या हुआ था सबसे interesting चीज? No, I'll tell you one thing which I actually learned after coming to Reliance is that you have to think big. You have to think very, very big. You know, when we used to go with a proposal saying कि हम Reliance Money का 100 branches करेंगे. So, and I realized after some time this, he would look and say 100. तो पहले मैं सोचा कि मैं ज्यादा ही बोल गया, 100 बोल दिया एक साथ, मतलब शायद मेरे को कम बोलना चाहिए. He said, why not 1,000? India is a large country. Why are you limiting your ambition to 100 branches? You should have 1,000 branches. मैं आपको example दे रहा हूँ. हर चीज में what is scale, how you should think about scaling a business, ये वहीं से सीखा है. If you have to do a business, you have to do it in scale. I think that's the learning from Reliance I have got. And of course, interestingly, we used to have, every Monday we used to have a meeting. There used to be a management committee, executive committee, whatever you call, with Anil Ambani, Mr. Anil Ambani. And that used to be a very interesting meeting, review, a lot of discussions, review, very, very interesting. And sometimes dosa used to come from home. घर में बना हुआ डोसा अनिल अंबानी साहब के घर से आता था. And we had a very good time. If you really look at the period from, let's say, 2005 to 2010, I think what we had created in the financial services of Reliance was amazing. You know, all became the best companies in that category. And of course, even I would say we left multiple reasons, but hindsight, those companies did very well. And even today, they are doing very well. What All the companies. do you think is the difference in mindset of Mr. Mukesh Ambani and Mr. Anil Ambani? Honestly, Kushal, I haven't worked with Mukesh Ambani, so very difficult for me to say that. But I would think that he is more detail oriented, which is what I gathered from the outside. Mr. Anil Ambani was not a details person. He used to leave the details to the team. And probably things may have gone wrong because of that also in certain areas. Not in financial services, but in certain areas, I'm sure.
And I gather that Mr. Mukesh Ambani and his team is very focused on the details as well. But this is completely what I read in the media. I haven't worked with them. What has been your best and worst stock investment so far? शुरू तो मैंने बचपन से ही किया था जब मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग शुरू किया आईटीसी में because you sit in an environment where you are analyzing stocks and buying stocks and selling stocks. So naturally you get the temptation. And when you're a 22, 23-year-old kid, you find something interesting happening. You also want to participate. Of course, the amounts were very small. The market was different. World was different. But I started then only, I must say that. Nothing great, but I started then. Investing in a big way, focused way, I think during my Reliance days, I had started because we used to have a broking company. We used to have Reliance Money, as you know, and we were the largest at that point of time. Then, of course, other people crossed and all, but us zamane mein Reliance Money used to be the largest. I have been investing from then. I'm a believer in equities, in a big believer in equities in a country like India, जहाँ पे आप 7-8% growth is what you're assuming, and you have 4-5% inflation, so you're looking at a nominal growth of 11-12% at least. तो ऐसा रिटर्न कहाँ मिलेगा? So I have been a believer in equities, and I've started that. Since you're asking what is my best investment, I think एक शेयर हमने लिया था इलांटास बेक. शायद ज्यादा लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा. ये कंपनी हमने आइडेंटिफाई किया. दिस इज अ जर्मन कंपनी. They have an Indian subsidiary, and this company was doing very well then. Chota company, and valuation was really cheap. I think I started buying when it was in hundreds. 200-300 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया. I kept on buying, and it started zooming after that. And I think we made 20x kind of returns overall from this investment over a period of time. And it was a great journey. 20x in how many years? I think it's over a number of years, and we bought, sold, and all that. So I would say it's about 7-8 years maximum, maybe a little less. मैं एक अपॉर्चुनिटी लेके और एक एग्जांपल आपको दूंगा जो कि मैं रिसेंटली मतलब 5-7 साल हुआ होगा, मैं अभी याद नहीं है एग्जैक्टली. मज़गांव डॉक, वो सबको मालूम है शेयर का नाम, अभी भी बहुत चर्चे में है. ये जब आईपीओ हुआ था ना, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 200 रुपए के आसपास इसका आईपीओ हुआ था, और मुझे बहुत अच्छा लगा था तभी, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि ये कंपनी ग्रॉसली आई वुड से अंडरवैल्यूड है, और इतना कैश रिच है, परफॉर्मेंस अच्छा है, क्यों इतना कम में होगा. तो मैं तभी से मैंने लेना चालू किया. पर उस जर्नी में एक लेसन भी मुझे मिला, और ये 200 रुपए का शेयर जब 1000 रुपया क्रॉस कर गया तो मैंने बेचना चालू कर दी विदाउट रियलाइजिंग कि 5000 रुपया चला गया था बाद में. थोड़ा बहुत है अभी भी, पर ज्यादातर मैंने 2000-2500 के बीच में बेच दिया था. पर इट वॉज ए वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी. 200 रुपए का शेयर, और आपने शायद 1.5-2 साल के अंदर 2000 के आसपास बेच दिया, तो आप अज्यूम कर सकते हो क्या रिटर्न मिला हम लोगों को. तो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी. तो आपका अभी पर्सनल एसेट एलोकेशन क्या होगा परसेंटेज वाइज? कौन से एसेट में कितना परसेंट डाला है आपने? I would say I try to maintain a balance of 50% in equity, and balance divide almost equally between gold, metals, I would say, gold, silver, and bonds. Okay. That's how I operate. एंड जो इक्विटी है 50% का, ये कितना परसेंट स्टॉक्स वर्सेस म्यूचुअल फंड्स होगा? I'm talking about all put together. What I do actually when I'm talking about these three classes, I normally have been investing in multi-asset allocation fund, which invest in metals, which is gold, silver, basically, bonds and equities. So they invest in a proportion. Very large funds. ICICI fund itself is 70,000 crore plus. Yeah. So that's one category. Balanced fund I have been very bullish on, and this I've been bullish on for last 10 years. And believe me, Kushal, I think fantastic returns. I have actually advised a lot of trusts, because trusts normally used to invest only in bank FDs.
I changed the investment pattern in some of the trusts which I'm involved with and made them invest in these balanced funds. And they are very, very grateful as opposed to every return of, whatever, 5-7%, and that also taxable and all that. They are, on an average, over the last 7-8 years, they have made 15 to 20% return in balanced funds, which is basically the fund manager is moving between equities and bonds. And I think they're very good funds. So आपने कितने म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट किया हुआ है इन टोटल? Oh, as of now, Yeah. in my portfolio, I have got 1 to 3. That's all. I don't invest in too many because monitoring becomes nightmare. Okay, and which are these 3 mutual fund schemes and why only these 3? So I have invested in, as I told you, ICICI multi-asset allocation Okay. fund Hmm. because I believe in, look, I may be busy, I may be biased, so I leave it to a fund manager to do the job of allocation between equity, bonds, and commodities. That's what is done by ICICI multi-asset allocation fund. I have also invested in 2 balanced funds, which is ICICI and HDFC, 2 balanced funds. And that's it as far as my investments. Equity, I invest directly. What I have to do directly, I do directly. Got it, fair. So talking about equity and stocks, तो आपका पर्सनल पोर्टफोलियो पे कितने साल में परसेंटेज CAGR कितना रहा होगा आपका? लगभग 25 से 30% के बीच में CAGR हुआ Wow. होगा। क्या बात है, ये कितने साल में होगा? मैं तो इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कितना साल हो गया, एटलीस्ट स्ट्रक्चर्ड वे आई हैव बीन इन्वेस्टिंग फॉर लास्ट 20 years. 2005 I joined Reliance, and I think, yes, 20 years you can say. Wow, so 30% CAGR over 20 years. 20 years. Wow, that's amazing. So थोड़ा stock investing पे बात करते हैं, जी। and I want to understand your framework also before investing in stock markets. So can you just walk me through some examples कि 2-3 stocks का examples देके कि why do you think you are bullish on them, and what is something that you see before investing in a stock, both on the quantitative side as well as the qualitative side? एग्जाम्पल मैं आज के दिन के लिए बात करते हैं तो मैं मानता हूं कि मैं एट माय एज आई नीड टू बी लिटिल कंजर्वेटिव. तो इफ आई हैव टू बी इन ए कंजर्वेटिव फ्रेम ऑफ माइंड एंड लुक एट स्टॉक्स, and I will select probably some stock which is established, not a new company or an unknown company or a platform company in today's world, because the volatility is too much. So I will select a company which doesn't show too much of earnings volatility, have solid business, solid track record, and is in a sector or in sectors which are growing rapidly. So the scope for the business of the company is humongous. एग्जाम्पल लेके बात करते हैं तो साफ हो जाएगा. लार्सन टुब्रो. अब आप लार्सन टुब्रो को देखिए, इंडिया का नंबर 1 कंस्ट्रक्शन कंपनी, नंबर 1 कैपिटल गुड्स कंपनी, नंबर 1 डिफेंस कंपनी ऑल्सो, इफ यू रियली लुक एट इट. अब ये तीनों सेगमेंट में कुशल क्या जबरदस्त काम हो रहा है, सरकार की तरफ से प्राइवेट सेक्टर में जबरदस्त काम हो रहा है. तो यू कांट गो रॉन्ग. लार्सन टुब्रो विल कंटिन्यू टू डू वेल ओवर ए foreseeable future. Valuation, of course, you need to look. Is valuation too rich like some of the defense companies? No, it's not. It's not like some of the defense companies or some of the EMS companies जहां पे 100+ P मल्टीपल पे काम हो रहा है. ऐसा नहीं है. तो आप ऐसा कंपनी लो जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है, अच्छा बिजनेस में है, जिस बिजनेस का ग्रोथ स्कोप सिग्निफिकेंट है और वैल्यूएशन भी मोटा मोटी ठीक ठाक है. नथिंग इज चीप इन इंडियन मार्केट, एंड इफ यू आर गेटिंग समथिंग वेरी चीप इन इंडियन मार्केट, यू शुड प्रोबेबली थिंक 10 times बिफोर इन्वेस्टिंग इन दैट. क्योंकि why is it cheap? There has to be some reason. So Larsen Toubro is an example which I think will pass my scrutiny for investment as of now. If I want to talk about another stock, let's say we want to talk about another stock. Again, I believe if all this construction, infrastructure, housing, if you put it all together, you find the cement is in big demand, and cement is going to be in big demand. And all this tariff war, I must say that all this tariff, global uncertainties doesn't affect either Larsen Toubro in a big way or cement companies in a big way. And the leading cement company is Ultratech. Let's go and buy Ultratech. Fantastic company, great track record. They're doing brownfield expansion, greenfield expansion, doing acquisitions, largest capacity, plan to have even bigger capacity going forward. Very profitable, strong management. Let's go and buy. You can't go wrong. ठीक है, ऊपर नीचे आगे पीछे इंट्राडे over a period of 7 days होगा. But why do you care? You buy for 5 years, 10 years.
So इसमें like I assume ये जो आपने examples दिए these are mostly large cap companies. जी, So जी। would you invest mostly in large cap companies only and not small cap, micro cap? Not really, Kushal, because I look at companies. I don't care about large, mid, small. Of course, if it's a very small cap company with not much track record, I won't touch that. But otherwise, the companies perform. There are so many auto ancillary companies which are in the mid cap segment and doing fabulous business. And again, that's one segment which I believe will do very, very well. See, auto, if you look at auto में मेरा एक सवाल है कि आइस चलेगा या ईवी चलेगा। अब द जूरी इज आउट, नो वन नोज कि इवेंचुअली क्या होगा। एक फ्यू इयर्स बैक अगर आपको याद होगा, एवरीवन वाज सेइंग बाय 2030 इट विल बी ऑल ईवी, आइस इंटरनल कंबस्शन इंजन विल गो आउट ऑफ फैशन, बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, कंपनीज आर लॉन्चिंग बोथ ब्रांड्स एंड दैट thought ki by 2030 it will be only EV is not there any longer. So I don't know who will win, which thing will win, and which company will be the winner. It's very difficult. But auto ancillary is something which will definitely be a winner. कुछ भी हो, गाड़ी तो बिकेंगे, आइस बिके या ईवी बिके, गाड़ी बिकेंगे। और गाड़ी अगर बिकता है तो ऑटो कंपोनेंट्स की जरूरत होगी, और ऑटो कंपोनेंट्स की अगर जरूरत होगी तो इंडियन ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स जो कि ग्लोबल बन गए अभी और ग्लोबल सप्लाई के चेंज के साथ जुड़ गए, उनका बिजनेस तो चलता रहेगा। तो वो कंपनीज पे ध्यान देना चाहिए ना। ये सारे मिड कैप सेगमेंट में है, लार्ज कैप में तो है ही नहीं। तो आप उनो मिंडा ले लो, आप संवर्धना मदरसन ले लो, आप मतलब ज्यादा लूमैक्स ले लो, बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल। अब इन ए पर्टिकुलर क्वार्टर A company may do well, B may not do well. There may be some challenge in terms of tariff issues. Somebody has a Mexico plant. Get out of all this noise. Focus on the long term. And if you are planning to invest for 5 years, go and invest one of these good companies. There is absolutely no problem. Sona BLW Lelo. It's like all these are global companies, going to become global companies. Can you give me an example of some small cap companies as well जो आप bullish हो उस पे? Look at, see, I'm positive on healthcare, Kushal. Now, healthcare, there are a lot of small companies which are doing well. And I'll give you one example of Dr. Agarwal's healthcare. They're into eye care. They are expanding internationally. They have a lot of business domestic. Very good performance, solid on ground, काम हो रहा है, and it's a small cap stock. Now you can look at this stock, look at the healthcare potential, look at, as they say, health tourism opportunity, which is genuine actually, and take a bet on some of these healthcare related companies which are small cap. Because see, small cap is because they have started few years back. The journey has started few years back, but the potential is huge. So they can eventually become a very large company. Look at the hospital chains. Few years back, Apollo Hospital was a 1 or 2 or 3 hospital entity. Now look at Apollo Hospital. Look at Medanta, the kind of expansion they are doing. Look at all the hospital chains, how they're expanding and what kind of money they are getting from foreign investors on a continuous basis. So, because I believe that pharma is a different game. Healthcare, India is a different game altogether. Though we speak in the same breath, they are different too much. So let's do an interesting thing. So आपके portfolio में कितने stocks होंगे? Oh, not more than 10, 15, not more than 15 at any point of time. So not more than 15. So अभी assume करते हैं कि 15 stocks है आपके portfolio में. So जो top 5 high conviction bets है आपके, so can you just walk me through कि okay उनका क्या reason है आपका top 5 stocks from these 15? Yeah, I already talked about Larsen Yeah. Toubro, and I think that's the very high conviction stock. I talked about Ultratech Cement. That's a very high conviction stock. The third stock on my list is Reliance. I think again a very, very high conviction there. Again, you may say it's a large cap, but it doesn't matter. Even if it was a small cap, I would have bought, because I think look at the sum of parts. Today the valuation is much lower than what it should be. Sum of parts मतलब क्या होता है? See, look at the businesses. जो businesses इनके पास है, एक मिनट के लिए इसको अलग करके देखो. सबसे बड़ा telecom company is Reliance Jio, much bigger than Bharti. And the valuation, if you impute Bharti's valuation to that segment, the valuation is significantly higher than what it is getting today. Similarly, look at retail.
You compare with a Trent or a DMart, and then you see Reliance Retail is I don't know exactly 10 times or 20 times bigger than these. It's a humongous, large company. And again, you impute Trent's valuation or DMart's valuation, you see what valuation it comes to. You look at the FMCG business. They have taken out a couple of quarters back from Reliance Retail, the entire FMCG, which is their fast moving consumer good products, the product business. And today, the turnover of that business is bigger than Dabur, that business itself. What is the name of this business? The Reliance Consumer Products, RCPL. वो सब्सिडियरी है पर अलग कर दिया. Instead of Reliance Retail, it is separate, RCPL. So Reliance Consumer Product is as big as Dabur today already, and they want to become the biggest, obviously, being Reliance. So मतलब भी आपको सिर्फ गिना रहा हूं. अब उसमें आप चलिए न्यू एनर्जी पे. तो न्यू एनर्जी पे जबरदस्त काम हो रहा है. जो कि they are talking about every segment of the new energy they will be present, and they've already started a lot of activities. ऐसा नहीं है कि it's a Excel sheet. Actually ground पे काम हो रहा है. Again, you look at some of the new energy companies which are listed and impute the valuation, you see where it should be. And of course, on top of it, the traditional business, O2C, is doing great. And that was the biggest source of strength for Reliance over the years because it throws money, continuous. That has helped Reliance in expanding into multiple businesses. So overall, I think from an investor point of view, if I acquire Reliance today and I decide to sit on it for 3, 4, 5 years, I will get the benefit of a separate Reliance Mobile, or whatever you call it, Reliance Telecom. You'll get the benefit of Reliance Retail. You will get benefit of Reliance FMCG. You will get benefit of Reliance New Energy, or whatever name they want to call. And of course, the traditional business. So it is going to be a multi-bagger. So you should definitely buy and hold. You are saying Reliance will be a multi-bagger Correct. from these levels. From these levels. You give it 5 years. Just see. Okay. It is bound to happen. You logically think through this and think through the businesses and just take the individual businesses, put the multiple, which is a competitor, which is much smaller, is getting in that business and do the valuation. You will get the numbers. But already इतना like ज़्यादा market cap है, तो how do you think, I mean, वहाँ से इतना multi-bagger कैसे बना? No, I don't think, Kushal, you should look at it that way. It's the largest company in India. Yeah. It is already big. So Right, exactly. the value creation will happen when they separate it out, because today it's getting a conglomerate discount and people are not focused. Holdco discount. होल्डको डिस्काउंट, कॉन्ग्लोमरेट डिस्काउंट, होल्डको डिस्काउंट, जो भी आप बोलो, वो डिस्काउंट पे आज चल रहा है. और ये तो हम अगर एक बार बैठ के सब नंबर्स जोड़ेंगे तो अपने आप दिखेगा ये. तो रिलायंस डेफिनेटली शुड बी इन द पोर्टफोलियो Okay, ऑफ द इन्वेस्टर. got it. क्या तीसरा और बाकी कौन से दो है high conviction bets? So I am very positive on power segment, power sector. There are 2-3 reasons. एक तो power is reaching every nook and corner of India today. So the demand for power is continuously growing, and it's growing in an exponential manner. The demand for power, every sphere of our life, including electric vehicle. Look at it this way: we used to drive on petrol. Now electric vehicle is going to be the thing. So power demand is going up significantly. Look at the other thing. We talk about AI, and we know what's happening in AI globally, and only AI stocks work. And people are saying Indian market is not good because AI stock, there is no AI stock. So global investors are not buying India because there is no AI stock. Now, if you want to use a surrogate, what does AI require? Power in a big way. So why not look at power? We don't have AI, but we have power. So power is one segment which will do wonders for India and for themselves over the next 5, 7, 10 years. There's a structural positive. And every segment of the power industry, whether it's manufacturing, whether it's transmission, whether it's financing, whether it's components, whether it's measuring, everything will do wonders. They've already started doing wonders. So the largest company in this segment in manufacturing, which is I think is the best, is NTPC. Look at NTPC. It's moved up quite a bit. In fact, I've been recommending NTPC from when it was
around 100. Now it's 320, 330, whatever. But even now, there is absolutely no problem. Take a 5-year view. Buy NTPC. It's the best company still. Largest power generator in India, both as far as new energy as well as old energy. Fantastic linkages. Power companies का problem क्या होता है? Backward forward linkages नहीं रहता है. So इनका coal tie up with Coal India and others is perfect because they are the oldest, they're the Sarkari and all that. And power purchase agreement with multiple beneficiaries are also all in place. So and efficiency is increasing continuously. So buy an NTPC, hold. You can't go wrong. I talked about power financiers, and because that's one of my favorite segments. We are talking about setting up hundreds of gigawatts of incremental capacity. Whether it's NTPC, I think is going to put up 30 gigawatts. Adani is going to put up another 10, 20 gigawatts. Tata Power is going to put 10, 20 gigawatts. So everybody is talking about significant expansion. Now, this financing cannot, ये सारा पॉसिबल ही नहीं है कमर्शियल बैंक को फाइनेंस करना. आप कमर्शियल बैंक का कैपेसिटी नहीं होगा कि 100 गीगावाट पावर प्रोडक्शन फाइनेंस करे. तो कौन फाइनेंस करेगा? ये फाइनेंस करेगा ये पावर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पावर फाइनेंसिंग जो इंस्टीट्यूशन है. तो पीएफसी, आरईसी, इरेडा, इनको फाइनेंस करना पड़ेगा. तो आप एक बार सोचिए इनका बिजनेस का स्कोप कितना एक्सपैंड करेगा. और दे विल बेनिफिट. देयर इज नो टू वेज अबाउट इट. होना ही है. तो आप पीएफसी का शेयर ले लो, लेके आप बैठ जाओ 5 साल के लिए. आप देखो क्या होता है, कहां आप पहुंचते हो. यू कांट गो रॉन्ग. तो दिस इज एंड कुशल, आप देखोगे कि मैं सेगमेंट और सेक्टर लेके बात कर रहा हूं और वहां से कंपनी निकाल रहा हूं. मुझे तो लगता है यही सही तरीका है. तो ऐसे ही करना चाहिए. इंस्टेड ऑफ रैंडम आप कुछ स्टॉक उठा लो, कि आपको उस इंडस्ट्री का पोटेंशियल आप देखो, फिर वहां पे कौन लीडर है देखो, उसका परफॉर्मेंस कैसा है देखो, उसका पोटेंशियल कैसा है देखो. ऐसे ही करना पड़ता है. तो ये जो आपने 15 स्टॉक्स है आपके पास, उसमें से जो आपने 4-5 बताए, सारे लार्ज कैप या मिड कैप ही लग रहे हैं. कोई आपके 15 में पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप वाला है कुछ? मैंने आपको बोला स्मॉल कैप तो शायद नहीं होगा. मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कैप हिसाब करके लेता नहीं हूँ. मैं तो नॉर्मली कंपनी देख के लेता हूँ. पर इसमें ऑटो एंसिलरी कंपनीज है, जिसका जिक्र मैं पहले भी कर रहा था थोड़ा बहुत. ऑटो एंसिलरी कंपनीज है जो कि डेफिनेटली मिड कैप में ही है, जो अच्छे हैं और जो हमारे पोर्टफोलियो में है, और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. संबंधना मदरसन मेरे पोर्टफोलियो में है, उनो मिंडा मेरे पोर्टफोलियो में है. तो ये अच्छे लगते हैं मुझे. गॉट इट, फेयर. एंड इसमें अभी जैसे आपने बताया कि 25-30%, 30% आपका सीएजीआर रहा था, तो ये लार्ज कैप और मिड कैप से भी अचीव हो सकता है क्या 30% 100%, सीएजीआर? 100%, 100% हो सकता है, 100% हो सकता है. देखिए, मैं आपको बताया मैज़गांव डॉक. नाउ मैज़गांव डॉक पता नहीं स्मॉल कैप था उस ज़माने में, और अब तो मिड कैप में आ गया, और शायद अभी लार्ज कैप में भी चला जाएगा. तो ये तो मूव होता रहता है, पर आपने शायद आइडेंटिफाई कर लिया जब वो स्मॉल कैप था, तो आपको फ़ायदा मिल गया. जो ऑटो एंसिलरी कंपनीज़ है, शायद मैंने आइडेंटिफाई कर लिया जब स्मॉल कैप ही था, अब मिड कैप में आ गया. मैं आपका एक आर्टिकल पढ़ रहा था, जहाँ पर आपने बताया था कि लाइफ इंश्योरेंस एंड वैल्यू रिटेलर्स, ये 2 सेगमेंट्स है जो आप काफ़ी बुलिश हो इन दोनों पे. तो क्या रीज़न्स है और क्या लगता है आपको कौन-सी कंपनीज़ इसमें बेटर करेगी? देखिए, लाइफ इंश्योरेंस एक सेगमेंट है जो अगेन मेरा जो थ्योरी है कि आप इंडस्ट्री को देखो. मुझे लगता है, और ये हम लोग 10 साल 15 साल से कह रहे हैं कि पेनिट्रेशन हमारे यहाँ बहुत कम है. मतलब हमारे देश का जो पॉपुलेशन है और जितने लोग इंश्योरेंस लेते हैं, इसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क है, और इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है. हाँ, कुछ गलतियाँ इंडस्ट्री का भी था, कुछ गलतियाँ पॉलिसीज़ के थे, तो इसके कारण एक्सपेंशन सही ढंग से नहीं हुआ. पर अभी वो सब गैप्स फिल अप हो रहे हैं और एक्सपेंशन हो रहा है. और हमारे इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज आल्सो आर डूइंग वेल. दे आर वेल ऑर्गेनाइज्ड नाउ. और यहाँ पे मुझे लगता है कि एलआईसी का पोटेंशियल बहुत जबरदस्त है. लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, सबसे बड़ा कंपनी, सरकारी कंपनी, परफॉर्मेंस ठीक नहीं था. हम लोग सोचते थे कि प्राइवेट सेक्टर आएगा तो ये खत्म हो जाएगा एलआईसी, पर हुआ नहीं. एलआईसी आज भी सबसे बड़ा कंपनी है, अच्छा बिजनेस कर रहा है, और पोटेंशियल के हिसाब से अगर आप पूछो तो अभी भी मुझे लग रहा है बहुत अच्छा करेगा आने वाले दिनों में. और एक चीज होता है वैल्यूएशन. आप क्या वैल्यूएशन में क्या शेयर खरीद रहे हो. आप अगर एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल खरीद रहे हो, उसका वैल्यूएशन मल्टीपल आप देखो, और एलआईसी का मल्टीपल अगर आप देखो, तो एलआईसी इज सिग्निफिकेंट डिस्काउंट टू ऑल दीज कंपनीज. और मुझे लगता है आने वाले दिनों में अगर आप 4-5 साल के लिए खरीद रहे हो, तो आपको एलआईसी खरीदना चाहिए जरूर.
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ खराब करेगा, वो भी अच्छा करेगा, पर आपको एक्सीलरेटेड रिटर्न मिलेगा एलआईसी में, क्योंकि वैल्यूएशन अभी भी सही है। तो लाइफ इंश्योरेंस इज वन सेगमेंट वेयर आई एम डेफिनेटली बुलिश। वैल्यू रिटेल का आपने बात किया, वैल्यू रिटेल क्या है? वैल्यू रिटेल क्यों है? कि देखिए, आज हम आप बॉम्बे में बैठे हैं, हम लोग बड़े दुकान में जाते हैं और खरीदते हैं सामान। पर अब इंटीरियर्स में जाइए, वहाँ पे एक तो बाइंग कैपेसिटी भी थोड़ा कम है, और ये सारे जो बड़े रिटेलर्स हैं वो वहाँ पे नहीं है। तो ये मार्केट को कौन कैटर कर रहा है? ये मार्केट को कैटर कर रहा है वैल्यू रिटेल। और वैल्यू रिटेल सक्सेस, सबसे बड़ा सक्सेस स्टोरी आप ट्रेंड का देखिए ना। आज ट्रेंड, कैसे ये ट्रेंड बना? ज़ूडियो जब उसने लॉन्च किया, ज़ूडियो चेंज द फॉर्च्यून ऑफ ट्रेंड। और ज़ूडियो क्या है? वैल्यू रिटेल है। और उसको देख के बाकी सारे चेन, शॉपर स्टॉप की बात करें आप, लाइफस्टाइल की बात करें, सबने अपना-अपना वैल्यू रिटेल लॉन्च किया। मैक्स, उसका क्या था, शॉपर स्टॉप का क्या, जो भी और एक ब्रांड है, रिलायंस ने भी लॉन्च किया। सबने अपने वैल्यू रिटेल चेन लॉन्च कर लिए। और साथ में इंडिपेंडेंट वैल्यू रिटेल चेन्स भी है, वी मार्ट रिटेल है, और भी चेन्स आ गए हैं। Unit economics, as long as the unit economics is working, value retail is doing very well. And to my mind, value retail will continue to do well. और वैल्यू रिटेल भी आज कहाँ कवर किया? आज टियर 2 मैक्सिमम टियर 3 तक पहुंचा है, उसके नीचे वैल्यू रिटेल नहीं पहुंचा है। पर इंडियन कंज्यूमर, आज आप गांव में भी चले जाओ, probably because of media and the kind of work all of you are doing, their aspirations also have grown. They also want, और उसको मिलता नहीं है वहां पे। उसको 5 घंटा बस में जाके कहीं शहर में जाना पड़ता है, तब वैल्यू रिटेल मिलता है। अगर आप उसी को वहां पे ले जाओ, कोई वैल्यू रिटेल छोटा भी वे में वहां जाए, तो they will have great business, and that's exactly what is happening. Look at V-Mart, look at other small value retail chains, how good they're doing. And मुझे तो लगता है इसका स्कोप सिग्निफिकेंट है, और चलेगा, बहुत चलेगा। वैल्यू रिटेल में कौन सा स्टॉक पे आप बुलिश हो? हम वी-मार्ट पे बुलिश हैं, डेफिनेटली बुलिश हैं वी-मार्ट पे। व्हाई स्पेसिफिकली वी-मार्ट? I think they've been doing a lot of things right, lot of things right, जैसे? and their unit economics Hmm. I have been studying, and unit economics is fabulous. Their expansion is very calibrated. आपने बताया आप 3 म्यूचुअल फंड्स में डालते हो, तो आप एसआईपी करते हो या लमसम करते हो? Not SIP, honestly, but मैं इनका डिस्करेज नहीं करूंगा। आम जनता को तो सबको SIP करना चाहिए। मेरा थोड़ा लमसम जाता है। There are times when I get lumpy income. I sit on boards of multiple companies and all. So when the lumpy income comes, I put that in the fund. But I try and ensure that a certain amount definitely goes over a period of time. एंड कौन से कंपनीज के बोर्ड पे हो अभी आप? I sit on the board of VST Industries. I am the audit committee chairman and other risk committee chairman there. I'm on the board of a global company called DigiLife Technologies. There I'm the lead independent director. Globally, the concept is lead independent director. I'm on the board of a venture fund, Unicorn Venture Fund, and multiple other. यूजुअली व्हाट इज द रेम्यूनरेशन दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गेट? You get sitting fees Hmm. for board meetings, and you get commission. ओके, These are the two things you कितना get. होता है ये अमाउंट्स यूजुअली? Depends on company. There is a cap. Companies Act has put a cap. I think the maximum remuneration for a board meeting attendance is 1 lakh. I think, if I remember, 1 lakh or 1 lakh 25. I may be wrong. तो एक मीटिंग अटेंड करने का 1 लाख रुपीस मिलता है, जी, जी, और जी. एक मीटिंग अटेंड करने का कितना? 2 Not घंटे? necessarily. Not necessarily. In cap. Hmm. So some company may pay you 20,000. Some company may pay you 50,000. Some company may pay you 1 lakh. 1 lakh या 1 lakh 25, जो भी अभी लिमिट है, उतना मैक्सिमम आपको दे सकता है। एंड मीटिंग का तो टाइम तो डिपेंड करता है ना मीटिंग के ऊपर। एंड सी, एज ए डायरेक्टर, यू डोंट लुक एट द वॉच, यू लुक एट द एजेंडा, यू लुक एट व्हाट इट नीड्स टू बी डन, Right. एंड द कमीशन ऑन द प्रॉफिट का कमीशन, व्हिच एवर द बोर्ड डिसाइड्स, दैट कमीशन यू गेट। गॉट इट। एंड आपने आपका बिजनेस जो है कब शुरू किया, एंड व्हेन वाज द लास्ट टाइम लाइक यू क्विट योर फुल टाइम हाई पेइंग जॉब, एंड कब आपने डिसाइड किया फुल टाइम बिजनेस करना? So, which I think after Destimony, which is I was with New Silk Route when we sold Destimony to Carlyle and others. That's when I decided that I must now do something on my own, and that's when. So this is, if you ask me the year, this is 2016, 15, 16.
तो जब आप जॉब क्विट किया तब आपकी लास्ट ड्राइंग सैलरी कितनी थी एंड हाउ डिड यू डिसाइड कि ओके मेरे को अभी वेंचर करना है, खुद का स्टार्ट करना है? क्योंकि वो डिफिकल्ट होता है, राइट? दैट्स वेरी That's true, but I think at some point of time I decided that I need to do that, because if there are opportunities and you think you're not able to use the opportunities in a job because there are constraints. You need to do certain things on a fixed time and time frame. Yeah. So you can't do lot many other things. So 2015-16 I quit, and that point of time I think I was making close to about four and a half crores per annum. yeah. Which is $500,000 per Yeah, annum. that's right. तो मेरा एक्चुअली क्वेश्चन इधर ये आता है कि मेरे भी ना बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो लाइक लेट्स से प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल हाई पेइंग रोल्स में होते हैं, बट क्विट करके दूसरा एक फुल टाइम एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर करना, उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत हाई होती है। जी। तो लॉट ऑफ पीपल डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क टुडे। एटलीस्ट मतलब क्या हो गया कि 4 अगर 1.5-2 करोड़ भी मिल गया या 50 लाख भी मिल गया, उनको ऐसा लगता है कि अरे दिस इज अ स्टेबल इनकम एंड सैलरी आ रही है हर महीने बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो रही है, तो मैं अभी जॉब छोड़ के कुछ खुद का नहीं चालू करना चाहता। व्हाट इज योर मैसेज टू ऑल ऑफ देम who are like just still scared to take that plunge because of high opportunity cost? My message to them will be, if you have the desire to do something on your own, then take that plunge. At some point of time, you have to take that risk. Otherwise, जिंदगी भर आप वो एक नशा है ना, नौकरी का जो तनख्वाह आपको मिल रहा है, इट इज लाइक ए नशा। सो आपको वो महीना खत्म होगा, आपको पैसा आ जाएगा, आपको सोचना नहीं होगा, बट यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट एडिक्शन इफ यू वांट टू डू समथिंग ऑन योर ओन. And there are positives, there are negatives. You have been through that phase. And I think doing something on your own has its own challenges and own benefits. And मजा अलग है. You are the master of your own destiny. अगर कुछ होता है तो you feel this, get the success. कोई नहीं होता है, you know that आपने कुछ गलत किया है. ऐसा नहीं है कि आपके बॉस ने कुछ बोला है इसीलिए हो गया. That frustration which you have in a job will not be there. It is yours doing whatever it is, good, bad, ugly. Got it. Fair. So 95 में आपने फर्स्ट हाउस खरीदा 22 लाख का, 2007 में सेकंड 3.5 CR का, 2010 में 8 CR का. What is your advice to someone who always rents their house and they are like कि हमको घर खरीदना ही नहीं है? देखिए, if you are in India, particularly in Bombay, and if you are looking at pure financially, rental yield के हिसाब से वो सही डिसीजन है. क्योंकि रेंटल yield तो बनता ही नहीं है हमारे यहाँ, तो वो डिसीजन बिल्कुल ठीक है. आप 2 करोड़ बैंक में रख लो और आप रेंटेड हाउस पे रहो, यू आर बेटर ऑफ फाइनेंशियली. बट समवेयर वी आर इंडियंस ना, तो एक दिमाग में रहता है एक छत तो होना चाहिए, अपना कहने के लिए घर तो होना चाहिए. तो आई समहाउ बिलीव कि एक घर तो आपका होना चाहिए. मैं 2-3 घर की बात नहीं कर रहा हूँ. एक घर कहीं ना कहीं आप खरीद के रखो. ठीक है, आप रहो ना रहो वो अलग बात है, बट एक प्रॉपर्टी तो आप रखो. एंड इफ यू आर बाइंग ए प्रॉपर्टी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, वहां पे भी एप्रिसिएशन होगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे भी एप्रिसिएशन होगा. एंड आपने बताया 25% आप मेटल्स में करते हो, गोल्ड एंड सिल्वर. सो इस पे अभी भी आप बुलिश हो एट प्रेजेंट? Yes, I'm bullish on present. See, gold went up, it came down, but you look at long term. And I've been buying that Government of India bonds, gold bonds. That फिजिकल वाला नहीं है? no, physical. Government of India gold bonds, ETF, and I do through multi-asset allocation fund. तो ये 3 ETF कौन सा वाला है ये? I use ICICI Prudential जो gold वाला ETF, I use that. Got it. And multi-asset allocation fund तो है ही है. And gold bond whenever government comes out with, because that's the best deal. Investors sometimes ask me, you see, when you buy an ETF, you get the gold appreciation, but there's a fee which you're paying to the fund manager also. Whereas when you buy a gold bond from Government of India, you get the appreciation, government pays you some interest on the money you have invested, and there is no fee. So that's the best deal you can get. So whenever government comes with a gold bond, my request to all investors is, जाओ जाके खरीदो. What's the highest amount of money you've made on a stock, and which stock was this? Elantas Bank. That is, I talked about Elantas Bank. That's the stock where I made most money. How much did you invest in that? I think I would have invested a couple of crores, and we Okay, went lot. 20x. It's a lot of So 2 crores to 40 crores. something like that. एंड ये आइडेंटिफाई कैसे होता है? स्क्रीन कैसे किया था आपने ये कंपनी? See, उस टाइम में कुशल क्या हुआ था कि the lot of multinationals were delisting their Indian subsidiaries. Remember एक जमाना आया था when they were delisting,
and that was the fashion. So I was trying to, I'll tell you specific of Elentus Bake. I was trying to identify ऐसा और कौन सा कंपनी है जहां पे ये डीलिस्टिंग आएगा, और डीलिस्टिंग के टाइम में बहुत अच्छा प्राइस मिलता था. उस चक्कर में हमने Elentus Bake को आइडेंटिफाई किया. It also turned out it was a very good company with a very good bouquet of products and completely undiscovered. मतलब किसी को नाम भी मालूम नहीं था. But it's a multinational, doing very well, giving good dividend, fantastic bouquet of products. So ऐसे ही आइडेंटिफाई कर लिया था. बट द स्टार्टिंग पॉइंट वाज कौन सा कंपनी मल्टीनेशनल का इंडियन सब्सिडियरी है और जो डीलिस्टिंग हो सकता है, वहीं से चालू किया था. Got it. ऐसा अभी कोई अपॉर्चुनिटी है ऐसे ही टाइप अभी इंडिया में? अपॉर्चुनिटी तो आते रहते हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज रहते हैं. वन हैज टू रियली बी एट इट. सी there was this I don't I probably will be sounding like a a little aggressive investor, but Vedanta. So Vedanta is one stock where there are a lot of negatives, a lot of people talk about a lot of negatives, a lot of management practices. But the reality is today Vedanta is sitting on a gold mine, that company. They have Hindustan Zinc, which is a subsidiary, which is only manufacturer of silver in India also. And you know what, where silver prices are, where zinc prices are. Look at their core portfolio, where they have aluminum, which has hit the highest level in LME, and it's doing fantastic. The aluminum globally, and theirs as well. They have oil and gas. They have steel. They have every single metal you can think of, and which is in vogue. They have, and that's Vedanta's core strength. Now, what they're doing, they're making all these companies separate. They're demerging all the businesses. So there is substantial value unlocking opportunity. अब ये चल रहा है बहुत दिनों से. There are NCLT में जा रहा है, ऑब्जेक्शन आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है. People are fed up with that. So they're not looking at. I'm telling you, the day this desubsidization happens, value unlocking will start. And today, Vedanta, whatever price it is, I'm sure if somebody is investing even today, they will double their money the moment this happens. And this is going to happen within the next 6-12 months maximum. आप मेरे से लिख के ले लो आज. Wow. And what about real estate companies, DLF, Macrotech? इस पे आपका क्या thesis है? They are good companies. Both the names you gave, both are good companies. DLF, on the sheer land bank and the strength they have in NCR, I think they are doing well. They will continue to do well. There is no two ways. Macrotech has developed a fantastic portfolio of properties and are still developing. And the quality they are delivering, all put together, they've got a very good name. They will continue to do it. There is no two ways about it. And not only these two, some other real estate players, whether it's Godrej, whether it's Oberoi, they will continue to do well because I think reputation is something which gets built over time. They have built that. Demand for real estate, I think India, with the kind of population, with the kind of GDP growth we are witnessing, will continue to remain there. Sometimes you worry about micro markets, let's say South Bombay or in this part of the town where we are. Is it being, too much is being built, and there will be at some point of time challenge in terms of inventory. These are the questions which we keep hearing. सही जवाब देना मुश्किल है, पर आज के दिन में तो नहीं लग रहा है. साइकिल्स होते हैं, रियल एस्टेट में भी साइकिल्स होते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे होता है, पर मुझे तो लगता है वी आर इन द मिडल ऑफ ए साइकिल, पॉजिटिव साइकिल. तो ये साइकिल और भी चलेगा, 2-3 साल और चलेगा एटलीस्ट, इफ नॉट मोर. उसके बाद शायद थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा, फिर अगेन जाएगा. सो आई थिंक गुड कंपनीज लाइक DLF, Macrotech, Godrej, Oberoi, they will continue to do. Got it. Very, very interesting. आप स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट करते हो क्या? एंड इफ यस, कौन सा जी, आपका जी, सबसे जी. बेस्ट बेट कौन सा रहा था और ओह, कितने अनरियलाइज्ड रिटर्न या रियलाइज्ड रिटर्न आपने किया है? नो, अभी रियलाइज किया. हाँ, आई इन्वेस्टेड इन ए रोबोटिक्स कंपनी. So in fact, this was a guy out of IIT Mumbai. Me and my friend, we were the first investors in his company. We supported him, and it was a great success. We remain. I think I started in 2017 or 16 or 17. I forget. 16, 17 somewhere. I first invested. Then we continued investing in his company. Now he has got
all marquee investors and all that. Disney, Disney International selected them as their only company in Asia and invested directly. And इसका product आप देखे होंगे, आप go to any Apple store, there is a robot called Miko. You go to Hamleys, you go to any Apple store anywhere in India, you go to Hamleys, you will find Miko. This is an educational robot for your kids. So it's a robot which will interact with your kid, and learning and all that. So it's very good. What's the name of the company? The robot's name is Miko, Miko. The company's full name is Chidakashi Investments, Chidakashi something something. They call it Emotix, Emotix. Okay. You search Miko, you'll get everything, Miko. And This is the best startup they're investment. the best startup investment. How No much two ways about it. returns did you receive? So I think about 4 crore, and I got about 40 crores. 10x. Correct. I exited in part, but overall I think I made 40 crores. Okay. Is there any other startup investment where you did not make money? Oh, yeah, there was another startup investment. There was a called Dining Plus. This was some of these guys succeeded later, but Dining Plus didn't succeed. There was a card they started giving along with tie-up with eateries and this and that, where you get discounts and this and that and all. But somehow they couldn't take it forward in an effective way. So I had invested a couple of crores there, and basically it's a write-off. Got it. So total आपने कितने startups में invest किया? I invested in 7-8 startups, and a couple of them, two of them were really, actually, I would say. One was kind of, I exited at kind of same levels, Right. and rest, I think, write-off, you can say. Got it. इसमें ऐसा ही होता है ना, ऐसे- अगर आप ऐसे ही। 8-10 में करो और एक fly off हो गया तो बस आपका वही होता है, पूरा वही मतलब होता है, हो वही जाता वही है। देखो ना, मेरा Emotix में that Miko, that is where I made money. I think everywhere else it was barabar, and that's about it. Right. Yeah, because if I do the basic math also, अगर assuming कि आप 2 करोड़ हर एक स्टार्टअप में डालोगे भी, तो 8 में डालोगे तो 16 करोड़ हो गया। अगर एक ही आपका 2 का, जैसे आपने बताया कि वो 40 हो गया, तो बाकी में अगर कुछ नहीं भी मिला तो then also net your That's right. IRR is like much higher That's as compared to कोई भी That's कोई right. भी That's right. If you were in the shoes of Kushal Lodha and if you were interviewing Mr. Sudeep Bandyopadhyay, what is one question you would like to ask him towards the end? बहुत इंटरेस्टिंग है कुशल। नहीं, मैं तो शायद पूछूंगा कि अगला 10 साल आप क्या करने वाले हो, नोइंग फुल्ली वेल Yeah. कि एक उम्र के बाद शायद लोग कुछ ज्यादा सोचते नहीं है, पर मैं तो पूछूंगा जरूर। Definitely. So क्या करना चाहोगे आप अगले 10 साल में? So honestly, मैं अगर अगला 10 साल की बात करें, भगवान करे हमारा सेहत ठीक रहे, तो मैं तो इतना एक्साइटेड हूँ विद ऑल द इनोवेशंस जो हो रहा है इंडिया में हमारे चारों तरफ। मुझे तो लगता है इंडिया के लिए अगला 10 साल विल बी फैंटास्टिक। देखिए, हम लोग मतलब पिछले 20-30 साल में जो एक्टिविटी, जो इनोवेशन हमने देखा है, उससे 100 गुना ज्यादा एक्टिविटी और इनोवेशन अगला 10 साल हम देखेंगे। तो ये तो इंडिया का डिकेड, इंडिया का सेंचुरी बनने वाला है। तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, और क्योंकि मैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सारे कंपनीज के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और सिंगापुर के इकोसिस्टम से भी जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि जैसे मैं बोल रहा था, वहाँ पे एक टेक्नोलॉजी कंपनी का मैं लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ। तो बहुत कुछ देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, वेरी वेरी एक्साइटेड। Amazing. Thank you so much once again for doing this. बहुत मजा आया आपसे बात करके, and this has added a lot of value to me personally as well, and I'm sure a lot of people are going to get a lot of value from your journey as well. Thank you so much for being so open, so transparent, and like so authentic throughout the conversation. थैंक यू कुशल, प्लेजर मीटिंग, प्लेजर स्पेंडिंग Thank टाइम। you. थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन गिव यू मोर वैल्यू एडिटिव कंटेंट इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। हमको ये बताइए कि आपको कौन से काइंड ऑफ गेस्ट चाहिए, हमको ये बताइए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज़्यादा वैल्यू मिल सके, और कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए ताकि हम लोग ये पार्ट्स ट्रिम कर सके फ्यूचर एपिसोड्स में। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड कीप शेयरिंग ऑल आवर एपिसोड्स विद योर फ्रेंड्स एंड कीप गिविंग अस फीडबैक सो दैट वी कैन इंप्रूव एंड कम अप विद बेटर क्वालिटी कॉन्टेंट।